जय हिंद दोस्तों। और बताइए कैसे हैं आप? बढ़िया हैं? स्वस्थ हैं? मस्त हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा ऑफलाइन से भी पूछ लेता हूँ। तुम लोग बताओ जी। बढ़िया। कैसे हो? मस्त। चले, देखिए हम लोग डायरेक्ट पॉइंट पाते हैं। आप लोगों को भी मेरा जय हिंद। और आप लोगों को भी एक सलाह है बाबू, वही सलाह हमेशा आप पढ़ते रहिए। मतलब कि पेपर आने वाला है, अर्धवार्षिक भी पेपर आपका अक्टूबर में आने वाला है, तो हर चीज पढ़ते रहिएगा, ठीक है। किसी को वेट मत करिएगा कि ये वो, नहीं, पढ़ते रहिएगा, ठीक है। बाकी हम लोग कम टू द पॉइंट, डायरेक्ट पॉइंट पाते हैं। तो हम क्या पढ़ा रहे थे आप लोग को? क्या चीज? परावर्त नहीं नहीं नहीं। हाँ तुम बोलो। गोली दर्पण, हाँ। देखिए हम लोग गोली दर्पण पढ़ा रहे थे। गोली दर्पण ना, हाँ हाँ हाँ। तो हाँ हाँ, वही वही, ठीक है। तो देखिए हम लोग गोली दर्पण में पढ़ चुके थे उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने का नियम, ये ना। हाँ ठीक। देखिए गोली दर्पण अवतल बनाने के नियम हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोगों को पढ़ना था कि एफ और आर में संबंध क्या होता है, यानी कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। दूसरी बात ये कि ये क्या कहते हैं, यू भी एफ में क्या संबंध होता है, और इसी से सवाल बनते हैं। और रेखीय आवर्धन बचा है, केवल यही 3 पॉइंट बचा है, तो आज हम लोग क्लियर करते हैं। तो पहला हम लोग समझते हैं एफ और आर में संबंध, यानी कि हेडिंग आपका रहेगा फोकस दूरी, फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या में संबंध। मतलब एफ व आर में संबंध, ये एफ और आर में संबंध हमको ये पढ़ना है। समझिएगा ध्यान से। इसको उतारो, टाइपिक उतारो जल्दी से। देखिए पहले हम लोग ड्रॉ स्केच करते हैं। तो यहां पर अगर मैं एक ड्रॉ स्केच करूं, समझना ध्यान से। अगर मैं ये करूं, ये कौन सा दर्पण है बाबू? बता दो जल्दी, फटाक से। आएगा तो बता दोगे। बताओ जी कौन सा दर्पण है? कौन सा दर्पण है, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। अवतल दर्पण। कौन सा? अवतल दर्पण, वेरी गुड। देखिए अवतल दर्पण हम उसे ही कहते हैं जिसका अपवर्तक सतह अंदर की ओर है। जिसका अपवर्तक सतह अंदर की ओर उसे कहते हैं अवतल। अ से अवतल, अ से अंदर। मैंने कई बार बताया कि इसका अपवर्तक सतह अंदर की ओर। मैंने बताया था कि यहाँ पर एक होता है मुख्य ध्रुव, और यहाँ पर होता है इसकी, मान लो ऐसे डाल देते हैं हम लोगों का, टेढ़ा बन गया, हम सीधा कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। और यहाँ पर हम करते हैं केंद्र, क्या करते हैं? केंद्र करते हैं। यहाँ पर हम करते हैं एफ, क्या करते हैं? एफ। अब अगर मैं कोई वस्तु यहाँ पर डालूं, अगर मैं कोई वस्तु यहाँ पर डालूं, मान लो सी पर ही कोई वस्तु डाल दिया। कहाँ डाल दिया? मान लो सी पर ही कोई वस्तु डाल दिया, और इसका नाम हो गया ए और बी। ध्यान से देखते रहना, डेरिवेशन समझ में आया कि नहीं। तो अगर मैं यहाँ पर ए और बी डाल दूं, तो अगर पहला नियम क्या कहता है भाई, कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से होकर आती है। कहां से आती है भाई? मुख्य फोकस से होकर आती है। एनी डाउट? मतलब मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से होकर जाती है। यहां से कोई डाउट? याद करिए पहला नियम हमने बताया था। यहां से क्लियर? अब मैं दूसरा नियम अगर करूं, दूसरा नियम करूं, तो आप जानते हैं कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। कहां हो जाती है भाई? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। बोले कोई दिक्कत? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। एनी डाउट? अब मैं ये करता हूं कि ध्यान में रखना, यहां से यहां तक कोई दूरी नहीं होता है। हालांकि ये दूरी को हम अगर नगण्य मान लूं, अगर ये दूरी नगण्य मान लूं, अगर ये दूरी नगण्य मान लूं, नगण्य मतलब होता है जीरो। क्या मान लूं? नगण्य मान लूं। हम लोगों का उतना गैप नहीं दिख रहा है, हालांकि गैप होता नहीं है। अब मैं अगर मैं मानूं, ध्यान से समझना बाबू, ध्यान समझना, ए बी मान लो, और अगर ए बी यहां पर मान लू एम, और यहां पर मानू एन, क्या मानूंगा? एन, ठीक है। और अगर मैं बीच में से यहां से एक वो कर दूं, और रचना, एक रचना कर दूं,
ये एक रचना कर दिया, ठीक है, क्या कर दिया, रचना। बी और एम को मैंने मिला दिया रचना करके, तो ये एक त्रिभुज, ठीक है, अच्छा से दिख रहा है, हाँ बहुत अच्छा, अब दिख गया। अब एक बात बताओ, पहले हम कुछ बेसिक बात क्लियर करते हैं आपसे, कुछ बेसिक बात क्लियर करेंगे। एक बात बताओ बाबू कि क्या हम ये कह सकते हैं कि ये कोण और ये कोण बराबर होगा? दिमाग चलाओ, दिमाग चलाओ, दिमाग चलाओ, बोलो, कर सकते हैं? नहीं। देखो हम बताते हैं, इस अगर पॉइंट को उठाओगे बाबू तो कुछ न कुछ समतल पॉइंट है कि नहीं, कुछ समतल पॉइंट है, तो क्या मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूं और ऐसे करूं, ऐसे करूं और बीच में ये है, देख लो, अगर ये परपेंडिकुलर का काम कर रहा था, ये कोण, यानी कि ये कोण और ये कोण, ये हो जाएगा कोण आई कोण आर, याद करो कोण आई बराबर कोण आर, कोण आई बराबर कोण आर, परावर्तन का नियम दूसरा है, याद है कि नहीं? तो अगर मैं कोण ये और कोण ये बराबर कर दूं, समझो ध्यान से, मतलब ये कोण दोनों क्या हो गए भाई, बराबर। तो कहेंगे सर अरे बाप रे बाप, बहुत अच्छा नियम आ गया जी। एक बात बता दो जरा कि कुछ और हम कर सकते हैं, कुछ और कर सकते हैं? बिल्कुल। अगर मैं देखूं त्रिभुज, त्रिभुज ध्यान से देखते रहना भाई, त्रिभुज बी एम एन, त्रिभुज बी एम एन तथा त्रिभुज बी एम एन तथा यम एफ एन, यम एफ एन दिख रहा है? देखो बी यम एन, मतलब ये बड़ा वाला त्रिभुज, ये आपको दिखना चाहिए, ये बड़ा वाला त्रिभुज आपको दिखना चाहिए, समझ में आ रहा है क्या नहीं भाई? ये हो गया। उसके बाद त्रिभुज एम एफ एन, यम एफ एन, मतलब ये छोटा वाला त्रिभुज दिख रहा है। अब अगर मैं इसमें कहूं, अगर मैं इसको समरूप सिद्ध कर दूं तो, अगर मैं इसको समरूप सिद्ध कर दूं तो, समरूप सिद्ध करने के लिए आप एक बात बता दो बाबू कि ये दोनों कोण, ये कोण इस त्रिभुज का भी है और इस छोटे वाला का भी है, तो लिखेंगे कैसे इस कोण को? लिखेंगे बी यम यम, बी कोण बी एन एम बराबर कोण बी एन एम बराबर 90 अंश। बोलो बी एन यम चाहे यम यन बी बराबर क्या हो गया, 90 अंश। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये भुजा, क्या ये भुजा दोनों में है? यम यन भुजा इस त्रिभुज का भी है और इस त्रिभुज का भी है, बोलेंगे जी सर बिल्कुल है। तो हाँ यहाँ पर लिखेंगे एम बी सॉरी यम यन बराबर यम यन, यम यन बराबर यम एन। ये क्या है भाई, उभयनिष्ठ, क्या है, उभयनिष्ठ। और ये क्या है भाई, भुजा, मतलब एस है और ये क्या हो गया ए, याद है यस ए यस नियम से, यस ए यस नियम से। अच्छा एक बात बताओ, जब ये कोण बराबर है और ये कोण बराबर है तो इसके सामने का कोण ये और इसके सामने का कोण ये बराबर होगा कि नहीं? यानी कि कोण एम बी एफ या एम एफ एन बराबर होंगे। तो बोलेंगे कैसे, बोलिए 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 बोलिए, कोण एम बी एफ या फिर यस ए यस नियम से करते हैं, यस ए यस नियम से हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए? यहां पर क्या मैं ये कह सकता हूं कि सी एफ या बी एफ, क्या कहेंगे, बी एफ, क्योंकि यहां का नाम हम कर दिए हैं बी एफ, तो बी एफ बराबर एफ पी। मैंने क्या कहा था याद है? इसको नकड़ माना हूं, क्या माना हूं, नकड़, एम एन भी मान सकते हैं, एफ और क्या मान सकते हैं, पी एफ मान सकते हैं इस नियम के अनुसार। अब मैं चलता हूं बीपी पर, किस पर, नौ बीपी, क्या पर, बीपी, बीपी क्या है भाई, मुख्य अक्ष, बीपी क्या है, मुख्य अक्ष। बीपी बराबर मैं क्या लिख सकता हूं, आप बताओ, बीपी बराबर क्या लिख सकता हूं, बी एफ प्लस पी एफ, याद है, बी एफ प्लस पी एफ लिख सकता हूं। एक बात बताओ, बीपी, बीपी मतलब केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, पिछली बार भी बता चुके हैं, मतलब इसको कहेंगे वक्रता त्रिज्या, बराबर बीएफ, बीएफ क्या है भाई, ये बीएफ क्या है, ये। अच्छा बीएफ को रहने देते हैं, बीएफ कभी नहीं देखते हैं, समझ में आया कि नहीं, बीएफ को। अच्छा यहां पर देखिए बीएफ बराबर पीएफ, मतलब बीएफ चाहे हम पीएफ रख सकते हैं, पीएफ प्लस पीएफ, ठीक है। आर बराबर, यहां पर देखिए
पीएफ जो है, पीएफ यहां से यहां तक की दूरी, तो पीएफ जो है क्या वो एफ होगी? क्या वो फोकस दूरी होगी? बिल्कुल फोकस दूरी होगी। तो यहां पर हो जाएगा एफ प्लस एफ, ये ना होगा। अब यहां पर हम करेंगे, कुछ गलत आ रहा है हमको लग रहा है। हाँ सही है। R बराबर 2F, तो F बराबर क्या हो जाएगा? R/2, R/2। बोलो करेक्ट आया कि नहीं? एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? यहां से उतारिए, कोई दिक्कत? चलिए इसको स्क्रीनशॉट में लीजिए, आप लोग जल्दी उतारिए। तो हो गया। अब देखिए इस पर एक सवाल भी लगवाता हूं, F बराबर R/2 पर, समझिएगा ध्यान से। अगर मैं एक सवाल बोलूं, समझिएगा इतने में, अगर मैं एक सवाल बोलूं, अगर एक क्वेश्चन मैं बोलूं कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी बताइए। तो उसकी फोकस दूरी बताइए। क्वेश्चन रहा, क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी बताइए। बाबू सवाल लगाने का एकमात्र मैं बता रहा हूं डेफिनेशन, कि जो दिया है पहले उतारो, जो दिया पहले उतारो। देखो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दिया, वक्रता त्रिज्या R बराबर कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। पूछ क्या रहा है? फोकस दूरी, मतलब F बराबर पूछ रहा है। आप देख लो अवतल दर्पण दिया है, ये मिस मत करना, इसमें चिन्ह लगाना बड़ी जरूरी होता है। और अवतल दर्पण होता है कुछ इस प्रकार से, और अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कुछ इधर होती है, तो वो होगी माइनस में, यानी कि ये लेंगे हम लोग माइनस में। बोले किसी को दिक्कत? अब हम लोग सूत्र लेंगे, हमको भाई किसका मान चाहिए? फोकस दूरी। तो आप बताओ F बराबर R/2 होता है कि नहीं? तो F बराबर R का मान कितना है? 20 और बटा के 2, और इसको काट देंगे तो F बराबर -10, F बराबर -10। बोलिए यहां से किसी को दिक्कत? उतारिए जल्दी, जल्दी उतारिए, जल्दी फटाफट। क्या चीज? हो गया। चले अगला हम लोग देखते हैं कि एक सवाल और करें। नहीं, अब चूंकि आंकिक प्रश्न है ना, उसमें आपका लगवाया जाएगा। अभी तो मैं बता रहा हूं, अभी दो चीज क्लियर करना है, समझिएगा ध्यान से। देखिए अब हम जाते हैं यू भी एफ में संबंध, यू बी एफ में संबंध। पहले बात करते हैं यू क्या है। यू वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी है। भी क्या है? प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी। उसके बाद अगर मैं बात करूं एफ की, तो एफ है फोकस दूरी। क्या है? फोकस दूरी। समझ में आया? अच्छा, इनके लिए हम बताएं कि अवतल उत्तल दर्पण के लिए चिन्ह क्या प्रयोग करेंगे। देखिए यू बी एफ में संबंध जो होता है, यू बी एफ में संबंध जो होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये आपका संबंध होता है। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये सूत्र मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, ये ध्यान में रखना बाबू। हमेशा इसी सूत्र पर लगेगा, हमेशा इसी सूत्र पर लगेगा, ध्यान में रखना। बहुत सारे सवाल ऐसे लगेंगे। कह दिया कि यू क्या है? वस्तु की दूरी,
प्रतिबिंब की दूरी हो गया एफ भी, और फोकस दूरी क्या हो गया एफ। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इस पर सूत्र लगते हैं। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, अगर मैं एक एग्जांपल दूं, मान लो यहाँ पर अगर एक्सरसाइज करूं, मतलब कि अगर एक सवाल दूं, अगर मैं यहाँ पर सवाल दूं, देखो देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पर सवाल दूं कि एक अवतल, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, एक अवतल दर्पण की, नहीं नहीं, एक अवतल दर्पण से, एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर पर रखी वस्तु का, वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब कितना दूर बनेगा, कितना दूर बनेगा जब, जब जब उसकी फोकस दूरी, फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर हो। ये आपसे सवाल पूछ दिया, एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर पर रखी एक वस्तु प्रतिबिंब कितना दूर बनेगा, उसकी फोकस दूरी इतना हो, तो यही कर रहे हैं ना, कितना दूर बनेगा, प्रतिबिंब कितना दूर बनेगा। तो मैंने सवाल लगवाने को बताया हूं, मैं सवाल लगाते समय बताया हूं, पहली बात जो दिया है उसको उतारेंगे, जो दिया है उसको उतारेंगे। तो भाई दिया क्या है, एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर पर रखी वस्तु, 30 सेंटीमीटर दूर पर रखी वस्तु, तो वस्तु है u बराबर दिया 30, u बराबर 30। यहां से किसी को दिक्कत? अब यहां पर आगे हम लोग पढ़ रहे हैं, तो प्रतिबिंब कितना दूर बनेगा, कितना दूर बनेगा मतलब प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है, यानी कि v बराबर पूछ रहा है, v बराबर क्या कर रहा है, पूछ रहा है, और कह रहा है उसकी फोकस दूरी कितनी हो, 15 सेंटीमीटर। फोकस दूरी मतलब 15, फोकस दूरी मतलब 15, ये 15 सेंटीमीटर हो। अब हम चलते हैं चिन्ह पर। आप बताओ, अवतल दर्पण कुछ इस प्रकार से होता है, ये वस्तु कहीं इधर रखाई जाएगी तो वस्तु की दूरी माइनस होगी कि नहीं, तो वस्तु की दूरी माइनस ले लिए। फोकस दूरी कहीं ना कहीं फोकस दूरी इधर होगा, तो फोकस दूरी भी क्या होगी, माइनस, तो ये भी माइनस ले लेंगे। अब सवाल लगाएंगे, यहां पर लिखेंगे 1/, ध्यान से समझना बाबू, सवाल लिखेंगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। बोले यहां से किसी को दिक्कत? जो दिया है आराम से लिखिएगा, उसके बाद आपको सूत्र का पता चल जाएगा कि कौन सा सूत्र लगाना है। समझ में आया कि नहीं? देखिए 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f का मान दिया है, देखिए 1/f का मान -15 बराबर v का मान कितना दिया है 1/-30 प्लस 1/u, u का मान कुछ नहीं, 1/-15। अब जोड़ घटाओ तो आना चाहिए भाई 10 में है, इसको मैं इधर लाऊंगा, इधर लाऊंगा तो ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस 1/30 बराबर 1/u। अब मैं इसको हल करूंगा तो इसका लस लूंगा 15 और 30 का तो आएगा 30, कितना आएगा भाई 30, तो 15 दूना के 30, जय बेरी जाता है उसमें गुणा कर देते हैं 2 का, 2 1 कम 2, आगे माइनस प्लस 30 एक कम 30, एक बार गया तो एक। अब इसको आगे अगर हम लोग हल करते हैं बराबर 1/u, 1/u, 2 में से एक गया एक, वो भी माइनस में, अब बटा के क्या हो जाएगा 30 बराबर क्या बचेगा 1/u। देखिए यहां से दो नियम है, एक तो कैंची चला लो या तो उलट दो दोनों को, कैंची चलाओगे तो -u बराबर हो जाएगा 30 या फिर u बराबर हो जाएगा -30, u बराबर क्या हो जाएगा -30। बोलिए शानदार है, बोले एनी प्रॉब्लम है? सवाल कैसे बना लेते हैं फिर ये बकलो लवा, मतलब अजीब हालत, मतलब मछली से पूछा जाए कि मछली तैरे कैसे, अजीब हालत। भाई भैया 6-7 साल से पढ़ाया जा रहा है, सवालिया नहीं याद होगा, कह रहा है कि सवालिया कैसे याद कर लिए, तुम बकलोले है का? बनाओ इसको चुपचाप, कह रहा है कि सवाल कैसे बना लिए, उतारो जल्दी।
हो गया? हाँ चलिए पढ़ते रहो, पढ़ो जल्दी जल्दी जल्दी, फट। हो गया ना? ठीक, आप लोग भी पढ़ते रहिएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। देखिए अभी आंकिक प्रश्न लगवाना है। आंकिक प्रश्न हमको लग रहा है कि कल ही पूरा हो पाएगा। ठीक है, आज तो मैं बेसिक क्लियर कर रहा हूं, तो कल आंकिक प्रश्न लगवाऊंगा। ठीक है, समझिए ध्यान से। अब हम लोग पढ़ते हैं रेखीय आवर्धन। क्या पढ़ते हैं? रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन को यम से दर्शाते हैं। रेखीय आवर्धन, देखिए रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं? सिंपल बात, रेखीय आवर्धन मतलब ये हमको बताता है कि कोई भी प्रतिबिंब कितना लंबा बना है, कोई भी प्रतिबिंब कितना लंबा बना है। यानी कि रेखीय आवर्धन को अगर हम परिभाषित करेंगे तो प्रतिबिंब की लंबाई बटा के वस्तु की लंबाई, यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। अब यहां पर ये देखते हैं कि रेखीय आवर्धन इसे यम से दर्शाते हैं, यम से दर्शाते हैं। ठीक, अब यहां पर मैं बात करूं प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई को हम लोग h डैश से दर्शाते हैं। किससे? h डैश से। और वस्तु की लंबाई को हम लोग h से दर्शाते हैं। ठीक, और रेखीय आवर्धन को m से दर्शाते हैं। तो इस प्रकार जो सूत्र मिलता है, यानी कि फॉर्मूला जो बनता है यम बराबर माइनस h डैश बटा के h, h बराबर h डैश बटा के h, यम बराबर h डैश बटा के h। समझो ध्यान से, इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं हम लोग, यम बराबर h डैश बटा के h बराबर माइनस v बाई u, ये भी कर सकते हैं। अब यहां से कई सूत्र निकल सकते हैं भाई, कई सूत्र। यहां पर देखिए, अगर वहां पर h डैश है तो h डैश बटा के h बराबर माइनस v बाई u भी कर सकते हैं। यहां से आपको गजब का सवाल देगा, समझ में आया? यानी कि h डैश बटा के h बराबर माइनस v बाई u। अगर आपको प्रतिबिंब की लंबाई ये सब दे दे तो आप ये सूत्र लगा सकते हो। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? तो प्रतिबिंब के जो रेखीय आवर्धन होता है, रेखीय आवर्धन ये बताता है हमको कि कौन कितना लंबा है, ये अगर यहाँ से दे दे कि प्रतिबिंब की लंबाई इतनी है, वस्तु की लंबाई इतनी है, तो रेखीय आवर्धन निकली। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, तो अगर यहाँ पर लिखेंगे कि 15 सेंटीमीटर लंबी वस्तु का अवतल दर्पण से 45 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब बनता है तो रेखीय आवर्धन बताइए। सवाल तो बहुत हैं, ठीक है, रेखीय आवर्धन बताइए। सवाल क्या कर रहा है? 15 सेंटीमीटर लंबी वस्तु का अवतल दर्पण से 45 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब बनता है तो रेखीय आवर्धन बताइए। 15 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, 15 सेंटीमीटर लंबी वस्तु की लंबाई कह रहा है, वस्तु की लंबाई, तो वस्तु की लंबाई बाबू कह रहा है तो h, यानी कि h बराबर कितना दे दिया? सॉरी h कितना दे दिया? 15 कह रहा है। उससे 45 सेंटीमीटर लंबी प्रतिबिंब बनती है, 45 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब बनता है। इसका मतलब हुआ कि h डैश बराबर 45 सेंटीमीटर। पूछ कह रहा है आवर्धन का मान। अब हम चलते हैं माइनस और प्लस का चिन्ह दर्शाने के लिए। तो आप एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पर खींचूं तो समझ में आएगा? यहाँ पर
देखिए आपको बताओ, वस्तु की लंबाई ऊपर जाएगा कि नहीं? वस्तु की लंबाई मतलब ये हो गया वस्तु की लंबाई, और वस्तु की लंबाई में प्लस जाएगा, क्योंकि इससे ऊपर की दूरियां प्लस लेते हैं, यानी कि वस्तु की लंबाई हम लोग क्या लेंगे? प्लस। अच्छा, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब जब भी बनेगा नीचे बनेगा, प्रतिबिंब जब भी बनेगा नीचे बनेगा, तो नीचे क्या लेंगे? माइनस, यानी कि इसका मान लेंगे माइनस। अब हम लोग सूत्र अगर लगाना चाहेंगे तो यम बराबर आता है, यम बराबर आता है एच डैश बटा के एच, तो यम बराबर एच डैश, एच डैश का मान कितना है? -45, एच डैश का मान -45 बटा के एच का मान कितना भाई? 15, एच का मान 15, तो एम बराबर 15 तिया 45, एम बराबर -3, एम बराबर -3, ये हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और तुम लोग चुड़ैलो लोग, तुम लोगों को तो समझ में आ ही रहा है। एनी प्रॉब्लम? ऑनलाइन वाले ध्यान में रखना, अगर कहीं से प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट में लिख सकते हो गुरुजी ये नहीं आ रहा है, तो उसको दोबारा फिर से समझाया जा सकता है, लेकिन पढ़ने पर ज्यादा ध्यान में दीजिएगा, ज्यादा कमेंटबाजी मत करिएगा। समझ में आया इतना? पहले इतना समझ में आया। देखो आज हम लोग चैप्टर पूरा क्लोज कर चुके हैं, मतलब गोलीय दर्पण पूरा क्लोज हो चुका है। हम लोग कल आपसे मिलेंगे और कल हम बताएंगे आंकिक प्रश्न। आंकिक प्रश्न में कम से कम 10-12 सवाल रहेंगे और 10-12 सवाल आपका पूरा पूरा मतलब कि अभ्यास करवाया जाएगा। और ध्यान में रखिएगा, पेपर में आंकिक प्रश्न ज्यादा आते हैं, पेपर में अंकिक प्रश्न जाते हैं, इतने अंकिक प्रश्न आते हैं कि कहने का दिन है, और पेपर से ही मतलब क्वेश्चन से ही आपका मतलब कि नंबर ज्यादा बढ़ेगा, ध्यान में रखना। और विज्ञान में प्रश्न हमारे ख्याल से 2-3 तो पूछता ही, दर्पण से एक नियम मतलब एकदम निश्चित है, दर्पण से एक निश्चित है। सो इसलिए अब कल की क्लास हम लोग लेंगे तो कल हम बताएंगे अंकिक प्रश्न, तो कल तैयार होके आइएगा, ठीक है। बाकी आपके लिए इतना ही आज, थैंक यू, धन्यवाद, टाटा।